हालांकि आज की जो हमारी ये क्लास है समाज कार्य पर आधारित है और पीएचडी और सोशल वर्क का जो सिलेबस है वो कॉमन है। मैं आप लोगों से बातचीत यूनिट नंबर 6 पे कर रहा हूँ और आज यूनिट नंबर 6 का अंतिम पार्ट पर मैं आप लोगों से जिक्र करने वाला हूँ। जैसे कि दो बातें बताऊँगा आज आपको, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और दूसरा बताऊँगा आप लोगों को एचडीआई, और वहीं चर्चा भी करूंगा अप्रोचेस कौन कौन से हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। ये तीन बातें हैं यूनिट नंबर 6 में। उसके बाद आपका यूनिट नंबर 6 जो है डन हो जाएगा। फिर हम लोग कल बात करेंगे यूनिट नंबर 7 पर। ठीक है, तो शाम की जो क्लास होगी आप लोगों की वो टेस्ट पर आधारित है, यानी रिसर्च का टॉपिक होगा। शाम 7 से 8 पीएम पर अगर हम बात करें तो ये आपका रिसर्च में टेस्ट चल रहा है। टेस्ट पर मैं बातचीत आप लोगों से शाम वाली क्लास में करूँगा। ठीक है, और कल जो पेपर है आप लोगों का पीएचडी सोशल वर्क का, मैं आपको बता दूं कि इसमें लगभग 70% जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके फैक्ट पर आधारित होंगे पीएचडी सोशल वर्क में। और 2004 से लेकर 2012 तक के जितने सोशल वर्क यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पेपर लिया है उन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द रहेगा ये कल पीएचडी सोशल वर्क के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो आज हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों से जिक्र करूंगा यूनिट नंबर 10, 9, 8, 7 किस तरीके से आप जो है पीएचडी सोशल वर्क के क्वेश्चनों को टैकल करेंगे। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है जी। हाँ, ये बैच फिर फिनिश हो जाएगा। फिर ये यूजीसी पर ही बेस्ड होगा, कि हालांकि सिलेबस वही है तो इसलिए इसी पर आधारित होगा, ऐसा नहीं है। ये क्लासेस चलेगी। नहीं, एनटीए और अगर हम बात करें यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो पीएचडी के। हाँ, 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 कंटिन्यू रहेगा। नहीं, कंटिन्यू रहेगा। कंटिन्यू रहेगा, हाँ, ऑफ नहीं होगा, ऑन रहेगा ये क्लासेस। ठीक है, मैं समझ गया। तो ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट आप लोगों से, आरटीआई का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आरटीआई। अब आरटीआई एक ऐसा पॉइंट है जो यूजीसी नेट और पीएचडी सोशल वर्क दोनों में पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, आरटीआई को हम लोग बोलते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं इसे। हम लोग बोलते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम। कब आया है? बिल्कुल। अब देखिए, ये सभी को पता है कि 2005 में आया है, ये सभी लोगों को मालूम है। मुझे नहीं लगता कि इतना इजी सवाल बनाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बेसिकली इसके अंतर्गत टफ चीज़ क्या बन सकती है, वो ये बन सकती है कि 3 दिसंबर 1989, 3 दिसंबर 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह, प्रधानमंत्री कौन थे यानी पीएम बीपी सिंह के द्वारा जो है भारतीय संविधान में शासकीय गोपनीयता अधिनियम संबंधित संशोधन करने की घोषणा की गई थी। तो भारतीय संविधान में कौन सा अधिनियम के संबंध में था? तो वो था आपका शासकीय गोपनीयता अधिनियम था, गोपनीयता अधिनियम था। यह आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके अंतर्गत इसमें संशोधन करने की बात की गई
3 दिसंबर 1989 को। ये एक पॉइंट है जो आप लोगों के लिए परीक्षा में हो सकता है पूछा जाए। दूसरी जी बिल्कुल, 3 दिसंबर 1989 को तत्कालीन एक प्रधानमंत्री जिनका नाम है बीपी सिंह, इनके द्वारा भारतीय संविधान में शासकीय गोपनीयता अधिनियम संबंधित संशोधन की घोषणा की गई थी। ये पॉइंट था आपके सामने। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने ईश्वर आयलजी, ध्यान रखिएगा नाम मैं नोट भी कर रहा हूं, ईश्वर आयल होगा, ईश्वर आयली वर्सेस हेल्थ उत्कर्ष समिति, हेल्थ उत्कर्ष समिति के बाद में अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 के अंतर्गत आरटीआई को जो है सम्मिलित किया गया था। आरटीआई को क्या किया गया था? आरटीआई को शामिल किया गया था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईसर आयल ली वर्सेस हेल्थ उत्कर्ष समिति के अंतर्गत बाद में ये बात कही गई कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आरटीआई को शामिल किया जाए, और वो शामिल किया भी गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे इस कोर्ट में। दूसरी पॉइंट है, थर्ड पॉइंट पर बात करने वाले हैं अब हम लोग। सरकार ने आरटीआई को पारित कब किया? तो अभी अभी आपने जवाब भी दिया था, पारित 2005 में किया, और 11 मई 2005 को लोकसभा और 12 मई 2005 को राज्यसभा में ये पारित किया गया था। क्या किया गया था? ये पारित किया गया था। किसको? आरटीआई को। किसको पारित किया गया था? आरटीआई को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं एट द लास्ट टाइम में। 15 जून 2005 को 15 जून 2005 को इस अधिनियम को जिसको आरटीआई हम लोग बोलते हैं, आरटीआई एक्ट को राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी। राष्ट्रपति ने क्या कर दिया था? अनुमति दे दी। ठीक है, आरटीआई में कुल टोटल कितने अध्याय हैं? तो आरटीआई में 6 अध्याय हैं। ठीक है, 31 धाराएं हैं। 6 अध्याय, 31 धाराएं और 2 अनुसूची इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 15 जून 2005 को ये क्या हुआ? लागू हुआ। लागू कब हुआ? तो 15 जून 2005 को ये लागू हुआ है, जिस दिन राष्ट्रपति ने अनुमति दी थी। ठीक है, आरटीआई के संबंध में बात कर रहा हूं। नेक्स्ट, आरटीआई का विस्तार संपूर्ण भारत में है। आरटीआई का विस्तार संपूर्ण भारत में है। ये भी बात हमें ध्यान रखनी होगी। ये दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। आगे बात करते हैं। ठीक है, आरटीआई संसद में यानी पार्लियामेंट में पारित कब हुआ? आरटीआई संसद में 12 मई 2005 को पारित हुआ।
पारित हुआ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। जी जी। लोकसभा में 11 मई 2005 को, राज्यसभा में 12 मई 2005 को, ठीक है, और संसद में भी 12 मई 2005 को, ठीक है। पूरे भारत में आरटीआई लागू हुआ कब? पूरे भारत में आरटीआई लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को, 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्तर पर पहले 9 राज्यों में इसे लागू किया जा चुका था। 9 राज्यों में, जिनमें से मैं कुछ पर बातचीत करूंगा। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि तमिलनाडु एंड गोवा में आरटीआई कब लागू हुआ, तो 1997 को। कर्नाटका में आरटीआई कब लागू हुआ, तो 2000 को। दिल्ली में आरटीआई कब लागू हुआ, तो 2001 को। एमपी यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में आरटीआई कब लागू हुआ, तो 2002 को। जम्मू एंड कश्मीर में आरटीआई कब लागू हुआ, 2004 को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। विश्व में सबसे पहले आरटीआई कानून कहाँ लागू हुआ था? अगर आपसे विश्व में पूछा जाए, वर्ल्ड में, ठीक है, विश्व में सबसे पहले आरटीआई कौन से राज्य में, कौन सा स्टेट में, कंट्री में लागू हुआ, तो वह था स्वीडन, 1766। भारत में 2005, कनाडा में 1982, फ्रांस में 1978, मैक्सिको में कब, 2002। ये आरटीआई के संबंध में था। आपके आगामी परीक्षा, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे वो आपका पीएचडी सोशल वर्क का हो, उनमें यहाँ से प्रश्न श्योर है कि आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं ऐसे प्रश्न। जी जी। मैं पहले की बात कर रहा, देखो यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पर पहले भी कुछ राज्यों में लागू किए गए थे। जैसे मैंने अभी ऊपर राज्य के नाम बताए हैं, राज्यों में जो है पहले भी लागू किया गया था राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन ये कहिए कि पूरे भारत में आरटीआई जो है आई अगर, तो 12 अक्टूबर के, पूरे भारत में आरटीआई जो लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 से सब जगह लागू हो गया। पर्टिकुलर अगर पेपर में सवाल आए कि तमिलनाडु में कब लागू हुआ, तो 1997 ही आएगा। और अगर सवाल कहेगा कि पूरे भारत में आरटीआई लागू कब हुआ, तो आप 12 अक्टूबर 2005 ही लगाएंगे वहाँ पे, है ना। वहाँ पे पूरे भारत में पर्टिकुलर राज्य के नाम से पूछेगा, तब आप किसी उसको आप देंगे, अदरवाइज नहीं तो आप उसका नाम नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए, 1700 होगा, 1766, स्वीडन। ये पीडीएफ मैं अभी सेव करूँगा, और सेव करके ये पीडीएफ आपको ऐसे ही, मैं आज आज की जो पीडीएफ है, क्योंकि लंबी क्लास लेके चलूँगा, क्लास कल ऑफ भी कर दिया था आप लोगों की, ये मैं आपको सेव करके ही दिखाऊंगा। है नोवा स्टेट, 2 2 4 4 3 7 7 1 8, 8 ही अच्छा हुआ है, 8 ही रखो, 9 नहीं 8, ठीक है। 8 राज्य,
चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। और अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है और मैं आपसे कहूँगा कि इसे भी आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है। अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से पर्यावरण संरक्षण को लेकर, पर्यावरण संरक्षण को लेकर, तो इससे एग्ज़ाम में प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। देखिए, पर्यावरण परीक्षण बेसिकली या संरक्षण की जब बात तो 11वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के बीच में इसका जो है वो एक प्रकार से व्यापक लेवल पर इसका डेवलप हुआ, यानी विकास हुआ। तो सन 1970 में 1970 में यूएन ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था और वो रिपोर्ट जो था वो पर्यावरण संरक्षण से रिपोर्ट था। जो रिपोर्ट थी पर्यावरण संरक्षण को लेकर वो 1970 में वो यूनाइटेड नेशंस का था और वो बेसिकली किससे संबंधित था, तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एक आपने नाम सुना होगा स्वीडन। स्वीडन में एक स्टॉकहोम, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, ये स्वीडन में हुआ। अब इसका जो मुखिया था, मुखिया वो था यूएन, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र। कहाँ पर हुआ स्टॉकहोम, तो स्वीडन में हुआ। और कब हुआ, तो 5 जून से, जी 5, हाँ 5 जून से 16 जून 1972 तक के बीच में ये जो है स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। इसका जो उद्देश्य था, जो उसका स्टॉकहोम सम्मेलन का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि सभी के लिए एक ही पृथ्वी, सभी के लिए एक ही पृथ्वी, ये था। इसमें आपको बताओ कुछ नाम आते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, जी स्लोगन यही उसका उद्देश्य था। आपसे अगर मैं बात करूं तो आपने अगर बताऊं तो इसका मुख्यालय जो बताया गया था, मुख्यालय कहाँ है, केन्या, केन्या, नरोजी, नरोबी, केन्या, नरोबी। ठीक है, मानव के द्वारा किया गया प्रथम सम्मेलन कौन सा है, नोट करके नोट करिएगा आप लोग। मानव के द्वारा किया गया प्रथम सम्मेलन क्या है, स्टॉकहोम सम्मेलन है, स्टॉकहोम सम्मेलन है। ठीक है, अब देखिए यहां से कल पीएचडी का पेपर है, पीएचडी में जीके को बेस बनाकर भी सवाल पूछा जा सकता है। तो एक इसमें जो सवाल बन सकता है, वो क्वेश्चंस बन सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इस टॉपिक से जो भी बताया मैंने, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून। ये यूजीसी में भी पूछा जा सकता है, यही स्टॉकहोम सम्मेलन से ही इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, इसका या विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को जो मनाया जाए, ये स्टॉकहोम सम्मेलन में ही निर्णय लिया गया था। तो मैं कहूँगा कि आप चाहो तो एक पॉइंट और बढ़ा के लिख सकते हो कि निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन में 1972 में लिया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम सदस्य राष्ट्रों के द्वारा यह मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, सर्वप्रथम सदस्य राष्ट्र या राष्ट्रों के द्वारा मनाया गया 1973 में।
मनाया गया क्या पर्यावरण दिवस। ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। और ठीक है, ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखिएगा बस विश्व पर्यावरण दिवस के संबंध में। अब देखिए, आपने एक और सम्मेलन का नाम सुना होगा जिसका नाम है हेलांस्की। क्या बताइए, लास्ट स्लाइड में है। 19, हाँ, 5 जून को पर्यावरण दिवस। ठीक है, 5 जून को पर्यावरण दिवस। अब देखिए, ये जो हेलांस्की सम्मेलन है ये बेसिकली कहाँ मनाया गया था? फिनलैंड में मनाया गया था। और ये 1974 में हेलांस्की सम्मेलन जो है कराया गया था। कब कराया गया था? तो 1974 में करवाया गया था। इसका जो विषय था ये था समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना। पर्यावरण की रक्षा। तो समुद्री पर्यावरण रक्षा पर अगर हम बात करें तो ये कौन सा सम्मेलन था? पहला सम्मेलन था। ये पहला सम्मेलन था। ठीक है, बस इतनी बातें याद रखो एलांस के सम्मेलन में, और बाकी इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, एक लंदन सम्मेलन हुआ। लंदन सम्मेलन हुआ। और लंदन सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? यूके यानी ब्रिटेन में ही। कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। ये था बेसिकली समुद्री कचरे का निस्तारण। कचरे का निस्तारण करना। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, आगे बात करते हैं। एक वियना सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट होगा। वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन में अगर हम बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया में। कब हुआ? 1985 में आयोजित हुआ। विषय क्या था इसका? ओजोन परत संरक्षण। ये ओजोन परत का संरक्षण करने का पहला सम्मेलन था। पहला सम्मेलन था। यहां बताया गया कि समताप मंडल में 90% ओजोन पाए जाते हैं। ओजोन पाया जाता है। 10% क्षोभ मंडल में ओजोन पाया जाता है, ऐसा बताया गया था इसके अंतर्गत। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, NOTE नोट करके लिखना। दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर है? एक बार स्पष्ट कर दीजिए। ओके, दक्षिणी गोलार्ध में कौन? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी बताते हैं, रुक जाइए। इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करूंगा, आने दीजिए वो आगे। दक्षिणी गोलार्ध में ओजोन ओजोन में सबसे ज़्यादा क्षति हुआ था। ओजोन में सबसे ज़्यादा
क्षति हुआ था, ये भी पेपर में आ चुका है, क्षति हुआ था। उसके बाद इसमें अगर हम बात करें तो एक पॉइंट आपने सुना भी होगा और आप सबको पता भी होगा, नाम CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको बोलते हैं। ये गैस ओजोन को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। IMP पॉइंट है, इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, और यहाँ सभी गैसों के वैकल्पिक स्रोतों को खोजना चाहिए, और सभी गैसों की जो वैकल्पिक रिसोर्सेज है, इसकी खोज जो स्टार्ट हुआ वो 1988 में हुआ था। तो मैं कहूँगा कि निष्कर्ष करके लिखिएगा, निष्कर्ष सभी गैसों के वैकल्पिक स्रोतों को खोजना चाहिए, और 1988 में यह लागू हुआ, यह लागू हुआ या लागू होता है, ठीक है। ये चीज़ आप जो है ध्यान रखिएगा। इतनी बात क्लियर हो गई है, तो आगे हम लोग बात करना चाहेंगे और भी इम्पोर्टेंट चीज़ पर। बता दीजिए, वायुमंडल के गैसों के नाम, या आप वायुमंडल के परत की बात करें तो उनके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। वायुमंडल की कितने परत हैं? 5। कितने परत हैं बताइएगा? 5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वायुमंडल में कुल 5 परत हैं। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा और उसे आप भी नोट करिएगा। वायुमंडल की परतें, नंबर 1 आपका आता है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल को बोला जाता है ट्रोपोस्फियर। नंबर 2 आपका आता है समताप मंडल। इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेटोस्फियर। नंबर 3 पर बात करते हैं मध्यमंडल। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मेसोस्फियर। और नंबर 4 तापमंडल। तापमंडल, इसको बोलते हैं थर्मोस्फियर। और नंबर 5 पर आता है बहिर्मंडल, आयनमंडल, तापमंडल। बहिर्मंडल इसको बोलते हैं एक्सोस्फियर। ये वायुमंडल की कुल 5 खास परतें हैं, और ये परीक्षा में पूछा भी जाता है, भाई बताइए इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, परत वगैरह के बारे में, ठीक है। तो इसे ज़रूर आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब इनमें एक एक करके मैं थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। सबसे निचली मंडल कौन सा है, पेपर में आता है,
तो सबसे निचली वाला जो मंडल है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोटोस्फियर बोलते हैं, या ट्रोपोस्फियर कहते हैं, या क्षोभ मंडल कहते हैं। ये ध्रुव से 8 किलोमीटर की ऊंचाई और भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर तक की जो है फैली हुई है। यहाँ क्षोभ मंडल में आपको बता दूं, ये सबसे निचली परत है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कोहरा, बादल, ठंड, बारिश, तूफान इत्यादि चीजें जो है देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ऊपरी सीमा को एक नाम कहा जाता है इसको, जैसे ऊपरी सीमा जो होती है क्षोभ मंडल की, ऊपरी सीमा, उस ऊपरी सीमा का क्या नाम है, तो उसका नाम है ट्रोपोपाज। ट्रोपोपाज इसका नाम है, याद रखिएगा, ऊपरी सीमा का। ठीक है, यह वह परत है जो समताप मंडल से क्षोभ मंडल को अलग करता है ना, एक सीमा रेखा है, अलग करता है। क्षोभ मंडल में तापमान आमतौर पर जनरली यहाँ की ऊंचाई के साथ कम हो जाता है, जबकि ट्रोपोपाज के ऊपर तापमान जो होता है वो कम नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फियर जिसको हम बोलते हैं, तापमंडल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ बेसिकली जेट विमान हो गया, निचले समताप मंडल के माध्यम से उड़ान भरते हैं, क्योंकि यह उड़ान के अनुकूल स्थिति प्रदान करता है समताप मंडल। ठीक है, ओजोन परत पर पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये लगभग क्या है, फैला हुआ है, या उसके भीतर देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, ओजोन परत जो है बेसिकली यहाँ पे 90 डिग्री, मतलब मैंने बताया 90% यहाँ पे देखने को मिलता है समताप मंडल में, बाकी 10% जो है आपको वहाँ पर मिलेगा क्षोभ मंडल में, 10%। ठीक है, यहाँ जो ऊपरी सीमा होगी, इसकी ऊपरी सीमा का क्या नाम है, जहाँ अलग होती है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटोपाज, इसको कहा जाता है। ठीक है, ऊपरी सीमा को। वहीं मध्यमंडल जिसको मेसोस्फीयर कहते हैं, यह तीसरी परत होती है, समताप मंडल के ऊपर स्थित है ये, और मध्यमंडल 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई की दूरी पर यह फैला हुआ है। ठीक है, यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। सबसे ठंडी परत कौन सी है वायुमंडल की? मध्यमंडल, है ना। और इसकी ऊपरी सीमा को क्या बोलेंगे, मेन पाउज, मेन पाउज, ऊपरी सीमा। ठीक है, यहाँ अंतरिक्ष में इसमें प्रवेश करने पर अगर हम बात करें, जैसे उल्का पिंड वगैरह जो जलते हैं ना, ये मध्य मंडल में ही देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, मैं देखो केवल वही बातें बता रहा हूँ जो हम लोगों की परीक्षा में पूछा जाता है। तापमंडल, तापमंडल की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो इसी को आयन मंडल भी कहते हैं, इसी को आयन मंडल कहते हैं। ये पृथ्वी से सतह से अगर हम बात करें तो 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक की ये जो है फैला हुआ है। इसे अगर हम बात करें तो आयनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आयनोस्फीयर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, यहाँ विद्युत आवेशित परत होती है। परत सौर विकिरण और उपस्थित रसायन के संपर्क के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए यहाँ सूर्यास्त के साथ गायब हो जाता है। वास्तव में पृथ्वी के प्रसारित जैसे रेडियो तरंग हो गया, है ना, और इस परत द्वारा पृथ्वी से वापस परिवर्तित जो होती है वो यही मंडल है, जिसको हम थर्मोस्फीयर का नाम देते हैं। थर्मोस्फीयर में भी कई परतें होती हैं, इसमें कई लेयर होता है। इसमें अगर मैं बात करूं तो एक डी लेयर होता है, और एक इसमें ई लेयर होता है, और एक आपका एफ लेयर होता है, और एक आपका जी लेयर होता है। इसमें 4 टाइप के जो हैं परत पाई जाती हैं।
और पृथ्वी पर प्रसारित रेडियो की तरंगें इन परतों के द्वारा पृथ्वी पर वापस परिवर्तित होती हैं। ठीक है। और इसी परत में विद्युत आवेशित वायु होती है जो पृथ्वी को उल्का पिंड को गिरने से बचाता है। पृथ्वी को उल्का पिंडों को गिरने से बचाता है क्योंकि इसमें यह अधिकांशतः जल पाया जाता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद एक्सोस्फीयर, इसे आयनमंडल के ऊपरी वाली जो हिस्सा होता है, ऊपरी परत जो होती है, उसी से बाद से ये स्टार्ट होगा। सबसे ऊपरी परत है ये। यहाँ केवल एक ही प्रश्न अगर पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती है। तो दो ही गैस है, एक गैस है हीलियम और दूसरा हाइड्रोजन। ये गैस जो है पाई जाती है। ठीक है। तो ये परत के बारे में था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। किसी ने पूछा था इसके बारे में बताने के लिए, तो भाई इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपका एक सम्मेलन हुआ, उसका नाम था जो है, एक मिनट, आवाज क्लियर है? ओके, चलिए ध्यान से सुनिए। एक और मंडल, एक और हम लोग सम्मेलन की बात करते हैं जिसका नाम है मॉन्ट्रियल सम्मेलन। ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? कनाडा में। कब हुआ था? 1987 में। ये बेसिकली सम्मेलन ओजोन परत के संरक्षण पर था। ओजोन परत के संरक्षण पर आधारित है। ओजोन पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है, ओजोन पर प्रथम इंटरनेशनल लेवल का सम्मेलन। सम्मेलन ठीक है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा है ओजोन पर? तो मॉन्ट्रियल सम्मेलन है। इसी को क्या कहते हैं? इसे ही क्या बोला जाता है? प्रोटोकॉल। क्लियर है? बताइए। अब ध्यान रखिएगा, ओजोन पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यही है। और एक नेक्स्ट सम्मेलन पर बात करते हैं। आपने नाम सुना होगा टोरंटो सम्मेलन। टोरंटो सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? कनाडा में। कब हुआ था? 1988 में। ठीक है। ये किससे संबंधित है? तो ये कार्बन उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है। कार्बन उत्सर्जन को कार्बन उत्सर्जन को 2005 ईस्वी तक 20% तक की कटौती नेक्स्ट पॉइंट, पूरी दुनिया का ग्लोबल वार्मिंग
ग्लोबिंग या ग्लोबल? ग्लोबल वार्मिंग। ध्यान आकर्षण करने वाला ये टोरंटो सम्मेलन है। ये सम्मेलन है। जी, ग्लोबल वार्मिंग। तो मॉन्ट्रियल सम्मेलन सर प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है और कनाडा में हुआ था 1987 में। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था ये। और इंटरनेशनल जो सम्मेलन है वो मॉन्ट्रियल सम्मेलन ही है ना, इंटरनेशनल लेवल का था। वियना इंटरनेशनल लेवल का नहीं है। आगे बात करते हैं। क्या बता रहा था आपको? टोरंटो सम्मेलन में पूरी दुनिया का ग्लोबल वार्मिंग का ध्यान आकर्षण करने वाला ये सम्मेलन है ना। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है इसमें ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधी है भाई ये भी। ग्रीन हाउस गैसेस। ओके ओके। चलिए ध्यान दीजिएगा ग्रीन हाउस गैसेस के भी नाम। एक आपका आता है मीथेन। एक आपका आता है नाइट्रस ऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड। जलवाष्प। ओजोन। 5 गैसें। ठीक है। क्लियर है? बताइए। जलवाष्प। जी, टोरंटो सम्मेलन और मॉन्ट्रियल सम्मेलन दोनों जो है कनाडा में होते हैं। दोनों कनाडा में। सीएफसी गैस इसमें नहीं है, ग्रीन हाउस गैस में। कितना बताया अभी ग्रीन हाउस गैस? 5 ही हैं फिर ग्रीन हाउस गैसेस। अच्छा अच्छा, सीएफसी भी है। ठीक है, सीएफसी भी कर लो। ठीक, सीएफसी भी गैसेस कर लो। ठीक है, सीएफसी भी कर लो। सीएफसी गैस भी कर लो। होगी ये भी, सीएफसी गैस भी होगी, है ना। अच्छा, आपको अब यहाँ पर अगर हम बात करें, आपने एक नाम सुना होगा 2-3 दिसंबर 1984 ईस्वी में एमपी मध्य प्रदेश
भोपाल गैस, मध्य प्रदेश भोपाल। जी, मिथाइल आइसो साइनेट गैस का रिसाव। गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है। अब देखिए, ये बेसिकली पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तत्कालीन कारण था, या भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया सन 1986 से। पर्यावरण नियमों के दायरे में इसके अंतर्गत उद्योग धंधे को लाया भी गया था, और पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार योजना भी तैयार इसके संबंध में करना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। तो कार्बन उत्सर्जन वाली जो है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, भोपाल गैस त्रासदी वाला। ठीक है। और इसके ऊपर वाला जो था, अभी मैंने बात किया वायुमंडल की परतें, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। ठीक है। इसके संबंध में जी, ये सब सर पर्यावरण से है, यूनिट समाज कार्य जो क्षेत्र है उसके संबंध में। 9-10। अब देखिए, एक आपने नाम सुना होगा पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के कहाँ पे हुआ था? रियो डी रियो डी रियो डी जे नेरियो रियो डी जेनेरियो में कुल कितने सदस्य देश थे इसमें भाग लिए थे? 172 देशों ने यह सिद्धांत पारित किया था, एजेंडा 21। एजेंडा 21। 21वीं सदी में जीवन जीने के लिए नियम मानदंड क्या होंगे, सभी को हस्ताक्षर करने का अनिवार्य कर दिया था। वर्ष 1992 की बात अगर हम करते हैं, वर्ष 1992 इसका आयोजन किया गया था। आयोजन प्रत्येक वर्ष गांठ मनाया जाता है इसमें 1992 को, और 1992 के उपलक्ष्य में, और इसमें एक संख्या जन्म दिया। ठीक है। तो एक जो संस्था जन्म दी, उस संस्था का क्या नाम था? पृथ्वी सम्मेलन। नाम बताना पता है आपको? पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में हुआ, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, 172 देश थे, एजेंडा 21 इसने पारित किया। वर्ष 1992 में क्या हुआ? इसका आयोजन हुआ। बताइए जरा, इसमें कौन सी संस्था का जन्म हुआ था? नहीं पता? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क। बिल्कुल। फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट की क्लाइमेट चेंज के आधार पर ये था। तो जर्मनी का शहर बान में इसका मुख्यालय था। इसका मुख्यालय कहाँ है? बान में। बान कहाँ में है? तो जर्मनी में। कार्य 21 एजेंडा, जो इसका कार्य था 21 एजेंडा कि बैठक में सभी को शामिल करना, इसका कार्य था। सभी लोगों को शामिल करता था ये। और यहीं आपने एक नाम और सुना होगा, COP। जी,
हाँ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, है ना, है ना। प्रत्येक वर्ष विषय जो रखा गया जलवायु परिवर्तन, इसका प्रत्येक वर्ष जो विषय था वो क्या था, जलवायु परिवर्तन। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1995 में आयोजित हुआ जर्मनी के बर्लिन में। कहाँ पर हुआ ये? जी, स्क्रीन शो नहीं हो रही है? स्क्रीन शो तो हो रही है। जर्मनी में ये हुआ था, जर्मनी में, बर्लिन में, बर्लिन में। ठीक है। जलवायु परिवर्तन का एजेंडा 21 की जो योजना थी, ये प्रथम योजना थी कोप का। ठीक है। जी, जर्मनी बर्लिन में जो है इसकी जो है स्थापना हुई थी 1995 में कोप की। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज लिखा हुआ है मैंने पहला, वो तो वो दूसरा है, UNCFF जो है वो अलग है। ठीक है। अभी देखो इसमें एक आता है कोप 25, नाम सुना होगा, कोप 25 का नाम पेपर में आया हुआ है, कोप 25। ये स्पेन में हुआ था, स्पेन 2019 में ये जो है बेसिकली आयोजित हुआ था स्पेन में, है ना। और ये भी जलवायु परिवर्तन से ही था, कार्बन उत्सर्जन से लेकर था ये संबंधित इसका। ठीक है, जलवायु परिवर्तन। और इसकी अध्यक्षता जो है चिली करता है। ठीक है। सबसे पहले आयोजन करने के लिए इसे कहा गया था, और ये कुछ समस्या के कारण स्पेन को दे दिया गया था, कोई रीजंस रहा होगा, कि कोई प्रॉब्लम्स रही होगी। तो ये पेपर में आता है कि कब आयोजित हुआ कोप 25, तो ये जो है 2019 में। कहाँ पर हुआ? तो स्पेन में। विषय वस्तु क्या था? जलवायु परिवर्तन था। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो चिली ने किया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता चिली ने किया था। ठीक है, कब? 2019 में। कहाँ? स्पेन में। ठीक है, किससे संबंधित है ये? तो याद रखेंगे जलवायु परिवर्तन। तो ये इतनी बात याद रखिए बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है जलवायु परिवर्तन कोप 25 का। ठीक है। किसका? कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज तो। ठीक है। अब देखिए आगे एक और आपके सामने आता है एक सम्मेलन, है ना, वो है मॉन्ट्रियल सम्मेलन, है ना। मॉन्ट्रियल एक और सम्मेलन है, और ये मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा में हुआ, न्यूयॉर्क में 1997 में। एजेंडा 21 था, विषय जो रखा गया एजेंडा 21। ठीक है। और ये बेसिकली कैसे प्रभावी क्रियान्वयन को एजेंडा 21 में जो मुद्दे हैं उनको शामिल किया। जैसे अगर मैं बात करूं, CFC गैस की पर बात हुई इसमें मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1997 वाले में। CFC को लेकर बात हुई। और दूसरा कार्बन का उत्सर्जन पर बात हुई, CFC होगा ये। दूसरा था कार्बन का उत्सर्जन, और तीसरा फंड। ये तीन बातें थी इसके।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। एजेंडा 21 सर जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन के अंतर्गत इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, एजेंडा 21 पृथ्वी को लेकर बचाव को लेकर बात की गई है। ठीक है, उसके संरक्षण को लेकर बातचीत की गई है, पर्यावरण को लेकर बातचीत की गई है एजेंडा 21 में। ठीक है, हाँ वही जो भी है संरक्षण के संबंध में है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी उसमें है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के भी गोल उसमें आ जाएंगे एजेंडा 21, है ना, एजेंडा 21 जी। दोनों एक साथ कैसे पूछेगा बताओ? जैसे एक 1987 है वो। 9 तो वो तो ओजोन पर है, वो तो ओजोन परत के संरक्षण पर है ना, 87 वाला। और ये ओजोन पे थोड़ी ना, ये तो 21 एजेंडा पर है। और एजेंडा 21 सार्वजनिक हित की बात करता है, पर्यावरण सहायता की बात करता है, पर्यावरणीय क्षति को रोकने की बात करता है, दरिद्रता रोग को निपटाने की बात करता है। यही एजेंडा 21 है। एजेंडा 21 यही है। ठीक है, अच्छा ये आपका, अरे सर एजेंडा 21 का मतलब सीधा सीधा लिख लो। लो देखिए इसमें इसका मतलब सिंपल सा है, यह सार्वजनिक हितों की बात करता है, यहाँ पर बात होगी। अब देखो, अब मैं बार बार अगर सार्वजनिक हित बोलता तो ठीक है नहीं, इससे बढ़िया है कि एजेंडा 21 बोल दो, है ना, या सार्वजनिक, ठीक है, हितों और आपसी आवश्यकताओं, ठीक है, और साझा जिम्मेदारियां, है ना, साझा जिम्मेदारियों पर वैश्विक वैश्विक, है ना, सहयोग के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से पर्यावरणीय क्षति रोग से निपटने का कार्यसूची शामिल है, कार्यसूची शामिल है। बस हो गया आपका एजेंडा 21। ठीक है, तो एजेंडा 21 वैश्विक संधारणीय विकास को प्राप्त करना, आप ये भी कह सकते हो कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको प्राप्त करना ही क्या कराता है एजेंडा 21। ठीक है, क्लियर? हाँ, तो ये एजेंडा 21 था। और आपको पता हो चुका है जो है गैसेस के वगैरह के बारे में, है ना, वो भी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक आता है जोहान्सबर्ग सम्मेलन, जिसको आप रियो प्लस 10 के नाम से जानते हैं, है ना, मैं उसे भी नोट कर रहा हूँ और उसे भी नोट करते चलिएगा साथ साथ। जोहान्सबर्ग सम्मेलन, ये सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और इसे ही रियो प्लस 10 के नाम से भी जाना जाता है। ये 2002 में हुआ, 2002 में हुआ था। अच्छा, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972। ओके, 1972 आपका स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, जो अभी अभी आपने ब्राजील के बारे में पढ़ा है? अरे क्या पढ़ रहे हो? अभी भी मैंने बताया पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में हुआ था, रियो डी जनेरियो में हुआ था, एजेंडा 21 की बात तो 1992 में हुआ था ना।
1992 में अगर आप 10 ऐड करोगे तो कितना होगा? 2002। तो 2002 में ये आपका जोहान्सबर्ग का सम्मेलन आता है दक्षिण अफ्रीका में, और रियो 10 के नाम से ये जाना जाता है। विषय इसका क्या था? इसका जो विषय था वो सतत विकास था। क्या था? सतत विकास था। ठीक है। 21वीं सदी का पहला सम्मेलन ये है। 21वीं सदी का पहला सम्मेलन ये है। ठीक है। वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए विश्व की एकजुटता कोष की स्थापना करता है ये, और इस सम्मेलन को रियो 10 के नाम से जानेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में किया गया वर्ष 2002 में। इस सम्मेलन का मुख्य विषय है सतत विकास को बढ़ावा देना, प्राकृतिक संसाधनों का एक ऐसा अनुकूलतम प्रयोग जिससे उसकी उपयोगिता आने वाली पीढ़ी के लिए बनी रहे, वह प्रक्रिया सतत विकास कहलाए। ठीक है। यहाँ विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की मंजूरी भी प्रोवाइड कराई गई थी जोहान्सबर्ग सम्मेलन में। ठीक है। लेकिन जब ये दक्षिण अफ्रीका में ये सतत विकास को लेकर बातचीत हुई तो उसके बाद एक और सम्मेलन आया, और वो सम्मेलन जो था रियो 20। अब रियो 20, अब यहाँ पर अगर हम ऐड करते हैं 1992 से 20 साल तो कितना होगा? 2012। तो 2012 में ब्राज़ील में, कहाँ? ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन हुआ, और ये भी विकास, सतत विकास पर बल दिया। इसका जो कॉन्सेप्ट था 2012 का रियो प्लस 20, इसका कॉन्सेप्ट था फ्यूचर वी वांट, फ्यूचर वी वांट, मतलब संकल्पना की गई थी इसमें कि इस सम्मेलन के अंतर्गत भविष्य के बारे में, है ना, चर्चा पर चर्चा होना, यानी मुख्य विषय सतत विकास पर बल देना। ठीक है। फ्यूचर वी वांट इसकी एक संकल्पना थी, इसकी एक संकल्पना थी। ठीक है। और ये भी पृथ्वी सम्मेलन से ही संबंधित थी। ठीक है। सतत विकास से ही रिलेटेड ये था। ये जो था सतत विकास से ही संबंधित था। ठीक है। तो इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। तो पेपर में आपसे पूछेगा कि ब्राजील रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, रियो 20 कब आया? 2012 में। रियो प्लस 10 कब आया? 2002 में आया। 2002 में कौन से सम्मेलन आया? तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन। जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में कहाँ पे मनाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका में मनाएगा। ऐसे ही कुछ इर्द गिर्द प्रश्न आप लोगों के बनाए जाएंगे परीक्षा में। ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, पर्यावरण से संबंधित। अब आपने नाम सुना होगा SDG के बारे में। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं धारणी भी बोल सकते हैं, संधारणी भी बोल सकते हैं, सतत भी बोल सकते हैं, है ना। इसके कई नाम है ना। इसको हम टिकाऊ भी बोल सकते हैं। तो हिंदी में इसके कई नाम है। SDG, ये SDG बनाया किसने? बनाया UN। किसने बनाया? UN ने। UN समझते हो ना, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र ने। कब बनाया ये बनाया 2015 में। कब बनाया? 2015 में। और ये कब से कब तक इसने रखा गोल? कब से कब तक रखा इसने गोल? तो 2015 से लेकर 2030 तक इसने रखा गोल। ठीक है। अब देखिए इसमें कुल टोटल कितने 2015 से लेकर 2030 तक है लक्ष्य। हाँ, गोल तो रखे, यही गए, क्या लिखा हूँ मैं? 2030। हाँ ठीक तो है। ठीक है। 17 इसमें लक्ष्य हैं, 17 इसमें लक्ष्य हैं।
169 विशिष्ट लक्ष्य है, ठीक है। 193 देश ने इस पे भाग लिया या पार्टिसिपेट किया, ठीक है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एसडीजी के नाम देते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं उसको नोट करवा रहा हूँ, साइड में नोट करिएगा, यूजीसी में भी ये सवाल आ चुका है। सबसे पहले सतत विकास की अवधारणा, विकास की अवधारणा होगी, अवधारणा ब्रैडलैंड आयोग ने दी, ठीक है। अब ब्रैडलैंड ने जब आयोग इसका दिया, तो ब्रैडलैंड ने सतत विकास शब्द को प्रयोग कब किया इस आयोग ने, तो ब्रैडलैंड ने सन 1987 में सतत विकास का प्रयोग किया, विकास का प्रयोग किया, ठीक है। और ब्रैडलैंड का पत्र था एक, ब्रैडलैंड का पत्र क्या था, हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य था ना, हमारा साझा भविष्य, ठीक है। आवर कॉमन फ्यूचर ना, यही ना साझा। एसडीजी के प्रमुख 3 स्तंभ थे, एसडीजी के प्रमुख 3 स्तंभ हैं। नंबर 1 आर्थिक विकास, नंबर 2 पर्यावरण संरक्षण, नंबर 3 सामाजिक, ठीक है। बताइए। ठीक है, ओके, एक मिनट। आगे हम बात करते हैं, तो इसमें देखिए और भी अगर हम लोगों से परीक्षा में जो है पूछा जा सकता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, 3 मैंने बता दिया इसका जो है प्रमुख स्तंभ के नाम, उसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। और उसके बाद आपको ध्यान, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ब्राज़ील में, ठीक है। और 2002 में रियो प्लस 10 सम्मेलन कहाँ पे हुआ, दक्षिण अफ्रीका, हाँ क्या नाम था उसका, जोहान्सबर्ग, ठीक है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगस्त 2015 को या 15 में अगर हम बात करें, 2015 में 193 देश, 17 लक्ष्य, 169 उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, 169 विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है। ये जो है शामिल किए गए थे, इनको आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। एसडीजे के अंतर्गत बेसिकली इसमें अगर हम बात करें तो 21 इंडिकेटर्स, 21
सॉरी 21 इंडिकेटर नहीं, 21 टारगेट, 21 टारगेट्स, 60 इंडिकेटर्स, 60 इंडिकेटर्स, ठीक है। एक मिनट रुकिए रुकिए, यहाँ से इसको एक मिनट में वंस इसको हटाइए, इसको हटा दीजिए आप। 169 विशिष्ट उद्देश्य लिखकर आगे बढ़ते हैं। अब ओह हाँ जाओ उधर जाओ, ठीक है। एक मिनट क्या कर रही हो? उसको निकाल दो, उसमें निकाल दो रबड़ है। दोनों का निकल गया। चलिए चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ दो बातें ध्यान रखिए। एक तो आपको MDG रखना है। MDG में अगर हम बात करते हैं तो ये 2000 से लेकर 2015 तक था। ओके अब ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करता हूँ MDG के बारे में, तो MDG आपको क्या करना है 2000 से लेकर 2015 तक। ये बेसिकली इसमें 8 जो है गोल्स रखे गए, 21 जो हैं टारगेट्स बनाए गए और 60 जो है इंडिकेटर्स रखे गए, ठीक है। ये था आपका 2000 से 2015 जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है। अब ये पेपर में बहुत कम आता है ये सब, लेकिन जो SDG है, SD ओके, ये मैं PDF आपको शेयर भी करूंगा सर, ये भी ऐसे को करूंगा, ठीक है। इंडिकेटर संसूचक बोलते हैं उसको, SDG का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, डेवलपमेंट ओके बता रहा हूँ, डेवलपमेंट गोल, ठीक है। देखिए जो संसूचक होता है ना, ये इंडिकेटर्स होते हैं, ये जो है इंडिकेटर्स होते हैं, और ये इंडिकेटर्स वो होते हैं, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि हमने 18 या 8 गोल्स रखे हैं, तो गोल्स के अंदर भी इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ संसूचक होते हैं कि हम उस परिप्रेक्ष्य में काम करेंगे, ठीक है। तो 8 लक्ष्य और 60 संसूचक शब्द है ना, संसूचक शब्द हैं जो इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो इसके छोटे छोटे भाग हैं संसूचक में, है ना, इसके छोटे छोटे भाग हैं सूचक शब्द के अंतर्गत, इसको सूचक बोलते हैं। सब जैसे बोलते हैं ना, सब पार्ट, सब पार्ट है ना, सब पार्ट के अंतर्गत ये आता है, इंडिकेटर्स वही नाम कहलाता है, ठीक है। और टारगेट जो है 21 के अंतर्गत रखे गए हैं। वैसे अगर हम बात करते हैं SDG में, तो SDG 2015 से लेकर 2030 तक का है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट हैं, ठीक है। और 304 जो है क्या है, इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स, ठीक है। 304 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, इंडिकेटर्स संसूचक, ठीक है, शब्द। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसको कहते हैं, इन चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसमें मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हमारा साझा भविष्य इसमें जो है परिभाषित किया है, और अगर किसी ने किया है तो वो है ब्रेटलैंड रिपोर्ट। ब्रेटलैंड रिपोर्ट कब किया था? तो 1987 में किया था, है ना। तो मैं एक और शब्द यहाँ पर बोलना चाहूँगा, आपको नोट करवाना चाहूँगा, वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। धारणीय विकास
शब्द का पहली बार उल्लेख वर्ष 1980 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा, ठीक है, द्वारा विश्व युक्ति प्रस्तुत करते समय किया गया वर्ष 1987 में ब्रेटलैंड रिपोर्ट, ठीक है, ब्रेटलैंड ठीक है 1987 में ब्रेटलैंड रिपोर्ट ब्रेटलैंड आयोग द्वारा जारी की गई अपनी रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य में इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया, ठीक है, निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया। बस ये आप लिख लीजिए। यहाँ इसमें 2-3 पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट आपके लिए ये है कि 1980 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा ब्रेटलैंड रिपोर्ट आयोग, ये इम्पोर्टेंट है जो 1987 है। तीसरा आपका है हमारा साझा भविष्य। ये 3 बातें हैं इसके अंतर्गत शामिल की गई हैं, ठीक है। इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। और ब्रेटलैंड आयोग कब आया, सवाल बताइए। ब्रेटलैंड आयोग कब आया? ब्रेटलैंड आयोग कब आया? आवाज जा रही मेरी? हाँ 1987। चलिए ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब आया? स्टॉकहोम सम्मेलन कब आया? 1972। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एजेंडा 21 की घोषणा कब हुई? एजेंडा 21 की घोषणा कब हुई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 1992। ठीक है, बहुत बढ़िया। विश्व संरक्षण नीति की घोषणा कब हुई? विश्व संरक्षण नीति की घोषणा कब हुई? अभी अभी आपने लिखा 1980, 1980। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसके संबंध में। अब उसके बाद आपको कुछ दिवस जैसे 2 फरवरी याद रखने हैं, 21 मार्च याद रखने हैं, 22 मार्च याद रखने हैं, 22 अप्रैल आपको याद रखना है, 22 मई याद रखने हैं। उसके बाद 5 जून तो पता ही है आप सबको, 16 सितंबर याद रखना है, ये आपको याद रखना है। विश्व आंध्र, ब्रेटलैंड बोलते इसको, आंध्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी
दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। ये आपको दिवस बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आप लोगों को ये दिवस जो है ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इन दिवस को क्लियर रहेगा, बता दीजिए एक बार, बोलिए। ओके, उसके बाद आपको कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, जैसे कि एक सिंपल एसडीजी कहा जाता है। और सिंपल एसडीजी में अगर हम बात करें तो एसडीजी 1 से लेके 5 गोल को ही साधारणतः के नाम या सामान्य के रूप में जाना जाता है, जनरली के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। 1 से 5 के रूप में, यानी 1, 2, 3, 4, 5 जो गोल्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे वाले का, तो दूसरे वाले को एस डी जी 6 से 11 है, इसको न्यू एरिया के नाम से जाना जाता है, न्यू एरिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एस डी जी आपका 12 से 15 आएगा, 12-15 को ग्रीन एजेंडा के नाम से जाना जाता है, ग्रीन एजेंडा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एस डी जी 16 से केवल 16 इसको पीस के नाम से जाना जाता है। पीस का मतलब शांति होता है ना, पीस शांति के नाम, ओके। ठीक है, एजेंडा 16 एजेंडा जो 60 है, सॉरी 60 तो हो गया ना, एजेंडा जो 17 है एस डी जी 17, इसे जस्टिस के नाम से जाना जाता है, जस्टिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 17, ठीक है। 17 जस्टिस के नाम से नहीं, 17 जो पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता है, 17 जो है पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता है, पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता है 17। बस ये आपका 17 जो है गोल्स हो गए। यहाँ पे ये एरियाज़ हैं, एरिया के आधार पर मैंने बताया आपको कि ये देखो कौन कौन से एरिया हैं, उनके आधार पे पहले को सामान्य के नाम से जानते हैं 1 से 5, फिर 6 से 11 को न्यू एरिया के नाम से जानते हैं, 12 से 15 को हम लोग ग्रीन एजेंडा के नाम से जानते हैं, 16 को हम पीस के नाम से जानते हैं, 17 को हम लोग पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये एरिया पेपर में आता है कि न्यू एरिया में कौन सा है, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, अभी हम देखेंगे कौन कौन से आते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है एक ट्रिक, ठीक है, एस डी जी याद करने के लिए, एस डी जी 17 याद करने के लिए ट्रिक याद रखिए। वो ट्रिक होगा पी सी का 4, ठीक है, एच आई एल का 2 और जे जी ई जे। तो ये जो 4 लिखा हुआ है ना, यानी पी 4 टाइम आएगा, पी 4 टाइम होगा, सी जो होगा वो 4 टाइम होगा, ठीक है। एच जो है 2 टाइम होगा, आई जो है 2 टाइम्स होगा, एल जो है 2 टाइम्स आएगा, एच जी एक बार आएगा, ई एक बार आएगा और जे जो है एक बार आएगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें 4 4 8 यानी 8 हो जाएगा, और 8 6 कितना हो जाएंगे आपके 14, 14 में अगर आप 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 17, 17 गोल्स हो गए। तो इस तरीके से आपको 17 गोल्स जो है ऐसे ही आपको ट्रिक से याद करना है। जी ई जे 1 टाइम एक ही के बार आएगा, जैसे 4 बार आपका पी आएगा, 4 बार आपका सी आएगा, 2 बार एच आएगा, 2 बार आई आएगा, 2 बार एल आएगा, एक बार जी आएगा, एक बार ई आएगा, एक बार जे आएगा। देखिए यहाँ पे कोई शब्द रिपीट नहीं हो रहे हैं इसमें, है ना, कोई शब्द रिपीट नहीं है। ये ट्रिक है, मैंने आपको जो बताया है ये ट्रिक के माध्यम से बताया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा है कि आपको 4 टाइम पी पी होगा, तो मुझे 4 टाइम पी पी लिखना होगा। आप ढूंढेंगे
एसडीजी में, तो एक आपको मिलेगा पॉवर्टी, जिसको हम बोलते हैं नो पॉवर्टी, है ना। एक आपको मिलेगा पार्टनरशिप, एक आपको मिलेगा पार्टनरशिप। क्या होगा? एक आपका नो पॉवर्टी हो गया, ठीक है, नो पॉवर्टी। और दूसरा अगर हम बात करेंगे तो आपका पीस, आपने इसमें देखोगे ना तो आपको एक पीस मिलेगा, ठीक है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग करके आपको एक मिलेगा, जो 16 है, आप 16 नंबर पर। फिर उसके बाद आपका 17 नंबर पे जो है पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ये आपको मिलेगा। और एक पीस आपको मिलेगा रिस्पॉन्स, जो है प्रोडक्शन, उसमें मिलेगा आपको प्रोडक्शन, तो उसको आप पढ़ेंगे तो कंसेप्शंस, यानी रिस्पॉन्स, कंसेप्शंस एंड प्रोडक्शन करके आपको मिलेगा। मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको जो है प्रोडक्शन नोट कर रहा हूँ। ये पी शब्द आप देखेंगे ना तो ये 4 ही टाइप के पी मिलेंगे और कहीं पी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, ये कहीं आपको पी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि ये 4 पीज है, ठीक है, 4 पीज है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपके कितने थे? एच, एच आपके, सॉरी, सी आपके 4 थे, हाँ 4 सी थे। तो जो 4 सी थे, 1 2 3 4, 4 टाइप के सी थे। एक क्लीन वाटर एंड क्लीन आपको मिले, आप देखोगे ना तो आपको एक उसमें क्लीन वाटर मिलेगा, क्लीन वाटर मिलेगा। एक आप अगर देखेंगे वहाँ पे ना तो आपको एक मिलेगा जो है सस्टेनेबल सिटी को लेकर एंड कम्युनिटी पर बात होगी, उसमें आप देखेंगे तो, ठीक है। तो सस्टेनेबल सिटी यानी आपको मैं कहूँगा सिटी आप मेंशन कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको मिलेगा क्लाइमेट एक्शन मिलेगा, आप देखेंगे तो उसमें क्लाइमेट एक्शन मिलेगा आपको। और उसके बाद आपको क्लीन एक एनर्जी मिलेगी, क्लीन आपको एनर्जी मिलेगी, है ना। इसमें आपको 4 जो है सी इस तरीके से मिलेंगे, ठीक है, 4 टाइप के सी। तो 4 4 8 गोल आपके यहीं पे क्लियर हो गए। आप एक बार, मैं जरूर आपसे कहूँगा कि एक बार आप जरूर आप या तो गूगल कर लीजिएगा या तो आप पीडीएफ जरूर पढ़ लीजिएगा, जो मैं पीडीएफ भी भेजने वाला हूँ, ताकि ये यही स्पष्ट हो जाए, है ना, क्योंकि कल पेपर है आप सबका। उसके बाद एच 2 बार है, एक है आपका हंगर होगा, है ना। दूसरा आपका गुड हेल्थ, यानी हेल्थ वाला जो चीज़ है ना, हेल्थ वाली, तो वो गुड हेल्थ में जानता है, वो गुड हेल्थ में आता है। एंड वेल बीइंग, ये आपका डबल एच हो जाएगा। फिर डबल आई था, एक में आपका इंडस्ट्रियल आ जाएगा। इंडस्ट्रियल मतलब इनोवेशंस एंड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द जो रिलेट होता है वो एक आई में आ जाता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि इंडस्ट्रियल शब्द याद रखिए, ठीक है, इंडस्ट्री, ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आएगा एक रिड्यूस्ड इन इक्वलिटीज़ करके आएगा, है ना, इन इक्वलिटीज़ लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा इस तरीके का 2 आई। उसके बाद 2 एल मिलेगा आपको, एक मिलेगा लाइफ बिलो आपको वाटर करके मिलेगा, है ना, लाइफ बिलो वाटर करके मिलेगा। और एक आपको एल से मिलेगा लाइफ एंड लॉन, लाइफ ऑन लैंड, यह आपको मिलेगा एक एल, है ना। एल, एल आपको पहला वाला मिलेगा लाइफ बिलो वाटर, ठीक है, और दूसरा लाइफ ऑन लैंड। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद आपको आएगा एक जी, और एक था ई, और एक था आपका जे, ठीक है। तो देखो जी वाले में क्या मिलता है, इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगा आपको, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगा, ठीक है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मिल जाएगा। और ई में अगर मैं बात करूं आपसे तो ई एक शब्द आता है इक्वलिटी एजुकेशन, सॉरी क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी नहीं होगा, क्वालिटी एजुकेशन होगा, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा आपको, ठीक है। और एक आपका जे है, तो जे में आपको मिलेगा जॉब एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ ही ना आपको डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जे में तो जॉब वाली प्रक्रिया एक आपको मिलेगी वहां पे, जॉब शब्द, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा इस तरीके से। आप चाहो तो 17 के 17 गोल इजिली याद रख सकते हो। मैं कहूँगा एक दो बार जरूर इसको देखो, आप
आपको आसानी होगी इन सारी चीज़ों से पढ़ने में, है ना। तो यहाँ आपका ये एस जो है आपका फिनिश हो गया, है ना, एस आपका फिनिश हो गया। ठीक है। डबल एच में आपका क्या क्या आता है, एक आपका आता है हैंगर, और एक आता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। हैंगर, हैंगर और गुड हेल्थ। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना रखिए। एसडीजी वाली क्लास जो है शाम को करूंगा, शाम को फिर क्लास होगी। आज इसको 6 वाले को समाप्त ही करना है, ठीक ना। किसको? एसडीजी क्या बता दूं? अब क्या रहने क्या जरूरत है, अभी तो ये रिकॉर्डेड क्लासेस आप एक बार देख लीजिएगा, इसमें क्या कराऊं बताओ। रिकॉर्डेड क्लासेस अभी मैं इसको पीडीएफ भेज दो, टाइम नहीं है ना अब हमें, कल पेपर देखो पीएचडी वाले का है।